हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 को अच्छे से समझने के बाद अब हम पूरी तरीके से रेडी हैं जीएसटीआर 9 जो होता है एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसको समझने के लिए। फ्रेंड्स, एनुअल फाइलिंग चल रही थी, कंपनी आईटीआर का जो है वो ड्यू डेट चल रही थी, उस वजह से थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो आने में। आई होप अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझने वाले हैं। बिकॉज ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी पावर थी जो पहले सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर आप कह सकते हो कॉस्ट अकाउंटेंट के पास थी। उस पावर को खत्म करके छीन लिया गया और सबको दे दिया गया। सर, सबको दे दिया गया मतलब? जी हाँ, पहले जीएसटीआर 9C सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ही फाइल कर सकते थे, लेकिन मई 2021 के बाद ये पावर, मतलब इस जो ऑडिट होता है जीएसटी ऑडिट, उसको एक तरीके से डिमोलिश कर दिया गया और ये बोल दिया गया कि अब जीएसटीआर 9C कोई भी फाइल कर सकता है, इवन एसईसी खुद भी फाइल कर सकता है। ठीक है, तो अब ये पावर सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, इवन अगर क्लाइंट को भी नॉलेज है तो वो भी फाइल कर सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक और अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब मुझे बताइए, एक लेमैन, एक नॉर्मल ट्रेडर, बिजनेसमैन, वो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाता है, जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल कर पाता है, तो 9C तो नहीं फाइल कर पाएगा। इट मीन्स कि जो टैक्स पेयर है वो खुद फाइल नहीं कर पाएगा, उसको किसी ना किसी प्रोफेशनल की हेल्प तो उसको लेनी ही पड़ेगी, उसको नीड होगी किसी ना किसी प्रोफेशनल की। तो वो सीए, सीएस पहले सिर्फ जाता था सीए और सीएमए के पास। अब चाहे वो सीएस हो, लॉयर हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, कोई भी ये काम कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक और अर्निंग अपॉर्चुनिटी जीएसटी की फील्ड में आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने जीएसटी प्रैक्टिशनर को भी दे दिया है। इसीलिए ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सर, ये होता क्या है जीएसटीआर 9C? ये सिंपल क्या होता है, रिकंसिलिएशन होता है। सर, एक रिकंसिलिएशन तो हम कर चुके हैं ना जीएसटीआर 9 में, अब एक और रिकंसिलिएशन। जीएसटीआर 9 में आपने अपना टर्नओवर, अपना टैक्स, अपनी आईटीसी, ये आपने मैच करी थी अपने किससे, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B से, कि भाई आपस में कोई मिसमैच वगैरह तो नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट से। यहां पर आप जीएसटीआर 9 के टर्नओवर को मैच करेंगे किससे? अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपने टर्नओवर ले रखा है, टैक्स पे किया हुआ है, आईटीसी ले रखा है, वो चीजें आपस में हम लोग करेंगे रिकंसाइल। उसी को बोला जाता है जीएसटीआर 9C। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डिफरेंस क्यों आ सकता है? सर, जो जीएसटी में टर्नओवर होगा वही तो होगा ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो डिफरेंस तो आएगा नहीं। इसका मतलब कोई रिकंसिलिएशन में कोई बहुत ज्यादा हमें तो काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, वैसे तो बहुत रीजन है, लेकिन जो कुछ मेजर रीजंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी में कब, सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में, और उसके बाद खत्म हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लेकिन आपका जो बिजनेस था वो पहले से चल रहा था। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहां पर भी आपका बिजनेस था, सेल थी, लेकिन तब आपने जीएसटी नहीं ले रखा था क्योंकि आपका टर्नओवर 40 लाख के नीचे था। अब आपने जीएसटी ले लिया और सेल होने लगी, अब आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हो। ठीक है, तो जीएसटीआर 9 में तो आपने जीएसटी का टर्नओवर लिया, लेकिन जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उसमें जो टर्नओवर आप लोगे वो तो आप पूरे साल का लोगे ना, तो उस वजह से डिफरेंस आ सकता है। उसका हमें लेना होगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जीएसटी प्रोडक्ट्स के अलावा नॉन जीएसटी प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। ठीक है, उस केस में भी डिफरेंस आ जाएगा। सर, ये भी हो सकता है कि आपने एक कोई गुड्स भेजा था 31 मार्च को, जीएसटी पे कर दिया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया मई के मंथ में, अब आपने जून के मंथ में उसको क्रेडिट नोट इशू किया। ये सारे एडजस्टमेंट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करे, हाँ जीएसटी में कर लिया, जीएसटीआर 9 आपने फाइल कर दिया। यहां पे डिफरेंस आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ और है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और जीएसटी में कुछ और है। और उसके अलावा भी कई रीजन होते हैं जिनकी वजह से जीएसटीआर 9 का टर्नओवर और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस है
उसके हिसाब से टर्नओवर कुछ और आ सकता है। इन्हीं चीजों को रिकंसाइल करने के लिए बनाया जाता है जीएसटीआर 9C। सर किन को फाइल करना होता है? देखिए हमने क्या पढ़ा था जीएसटीआर 9 में कि वहां लिमिट होती है टर्नओवर की, एग्रीगेट टर्नओवर की 2 करोड़। अगर 2 करोड़ क्रॉस कर गया तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, 2 करोड़ से नीचे है तो ऑप्शनल है। सेम चीज जीएसटीआर 9C में है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर टर्नओवर की जो लिमिट है वो है 5 करोड़। 5 करोड़ से ऊपर है मैंडेटरी है सर आपके लिए जीएसटीआर 9C फाइल करना, 5 करोड़ से नीचे है तो भैया ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। ठीक है सर। सर ड्यू डेट सेम है सर, टर्नओवर की लिमिट अलग अलग है, 2 करोड़ 5 करोड़, ड्यू डेट सेम है। जीएसटीआर 9 भी 31 दिसंबर तक, यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 21-22 उसका 31 दिसंबर 2022 तक आपको करना है, और जीएसटीआर 9C की भी सेम डेट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है सर। जीएसटीआर 9C आप कह सकते हो वही लेवल पर है, वही मतलब अपने इंपॉर्टेंस रखता है जो टैक्स ऑडिट रखता है इनकम टैक्स में। अब आप देख रहे हो ना कितनी बड़ी चीज है कि इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट जो काम करता है, जिसमें सारी चीजें चेक करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी चीजें उसमें चेक करता है, सेम पावर सेम चीज आप कह सकते हो जीएसटीआर 9C में होता है। तो जब आप जीएसटीआर 9C फाइल करोगे देन यू हैव टू थिंक एज एन ऑडिटर। यहां पर अब आपकी स्किल जो है वो यहां पर टेस्ट होने वाली है सर। इसीलिए देखिए अगर आप 9C फाइल करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास एक एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, जीएसटी रूल्स की और इनकम टैक्स एक्ट की। ठीक है, इसीलिए जीएसटीआर 9C जब आप फाइल करने जाओगे, अब आप सोच के देखो पहले ये काम कौन करता था? सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट। अब ये कोई भी कर सकता है। लेवल कम नहीं हुआ है, लेवल उसी लेवल का है। मतलब ऑडिट आपको करना है जीएसटी एक्ट में। पहले सिर्फ सीए करते थे ऑडिट, अब ऑडिट कौन कर सकता है? अब ऑडिट कोई भी कर सकता है, लेकिन करना क्या है? ऑडिट ही करना है भाई साहब। आपको अपनी स्किल ऑडिट की इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपको मतलब यू हैव टू थिंक एज एन ऑडिटर। ठीक है, अभी हम लोग जब जीएसटीआर 9C प्रैक्टिकली फाइल करके देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी डेप्थ है नॉलेज की जो आपको रिक्वायरमेंट है। जब आप जीएसटीआर 9C फाइल करोगे आपको जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए, एकदम अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जीएसटीआर 9C फाइल कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इस चीज को अच्छे से सीखिए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद से फाइल कर लूंगा, नहीं, जीएसटीआर 9C कभी भी खुद से फाइल करने की मतलब कोशिश मत करिए, नोटिस आ सकता है। जीएसटीआर 1 आप फिर भी फाइल कर सकते हो, 3 भी आप फाइल कर सकते हो, लेकिन 9C फाइल करने से पहले आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प, किसी प्रोफेशनल का गाइडेंस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर तो आपको ये आना ही चाहिए, बिकॉज ये एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप एज अ प्रैक्टिशनर सोचिए, आपको मार्केट से में क्लाइंट बनाने हैं और वहां से आपको पैसा मिलेगा। आपको पैसा सिर्फ उन चीजों का मिलता है जिसकी मार्केट में शॉर्टेज होती है। ठीक है, जो काम सब लोग कर लेंगे तो वो काम करने का आपको पैसा कोई क्यों देगा? आप खुद सोचो ना। तो आपको पैसा कब मिलेगा? जब आप वो काम कर सकते हैं जो काम सब लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चुनिंदा लोग जो काम कर सकते हैं। तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तभी आपको मिलेगा एक हैंडसम अमाउंट ऑफ फीस। ठीक है, तो ऐसी चीज जो सब लोग कर सकते हैं उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं मार्केट में। जो स्किल, जो नॉलेज की शॉर्टेज होती है मार्केट में, उसी के पैसे मिलते हैं बॉस। तो जीएसटीआर 9C उन्हीं में से एक चीज है। अच्छा, जीएसटीआर 9C फाइल करने से पहले हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? सिंपली जीएसटीआर 9 होना चाहिए। और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, बिना जीएसटीआर 9 को फाइल किए आप 9C फाइल कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, उसके बाद ही 9C फाइल करना है। क्योंकि अभी हमने बात करी है कि जीएसटीआर 9C क्या होता है। आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उसको आप रिकंसाइल करते हो किसके साथ? जीएसटीआर 9 के साथ। तो जब जीएसटीआर 9 ही नहीं फाइल करोगे तो किसके साथ रिकंसाइल करोगे? ठीक हो गया जी। तो जीएसटीआर 9 होना चाहिए आपके पास। आईटीसी की डिटेल जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करते हो वहां भी होनी चाहिए, यहां भी आपके पास आईटीसी की डिटेल होनी चाहिए। आईटीसी मतलब जीएसटीआर 2B की जो समरी है, जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, वो आपके पास होना चाहिए।
उसके अलावा होना चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आप कह सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अगर कैश फ्लो वगैरह है वो, अगर कोई नोट्स वगैरह है वो, और लेजर वगैरह। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए अगर आप GSTR 9C फाइल करने जा रहे हैं तो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के नहीं आए। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, अगर GSTR 9 में तो हमें पता था कि जब हम पे करते हैं कोई तो हम DRC 03 के थ्रू हम उसको पेमेंट करते हैं अगर कुछ पेबल आता है तो। अब आपने बताया कि GSTR 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, तो क्या यहां भी कुछ पेमेंट आएगा? क्या यहां भी हमें कुछ GST पे करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल सर। सर आप यहां पर रिकंसाइल कर रहे हो GSTR 9 के टर्नओवर को अपने इनकम टैक्स के टर्नओवर से। तो यहां पर एक बात समझिए, अगर आपका टर्नओवर मतलब अनरिकंसाइल है, मतलब आप उसको रिकंसाइल नहीं कर पाए, कोई डिफरेंस आ रहा है, टैक्स में डिफरेंस आ रहा है, ITC का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस आएंगे ना, ये जब आप GSTR 9C फाइल करोगे उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्म होता है DRC 03। अब इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि DRC 03 में कैसे पेमेंट करना है, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो GSTR 9C में अगर कोई भी पेमेंट आता है तो वो आप कैसे पे करोगे? DRC 03 के थ्रू। और हाँ, GSTR 9C फाइल करने के बाद भी आपके ऊपर GST पेबल आ सकता है। ठीक है सर। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं ये मैंने डाउनलोड कर लिया है GSTR 9C पोर्टल से, लेके चलते हैं। ये ऑफलाइन यूटिलिटी है, GST पोर्टल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको ओपन करता हूं। ये है कुछ हमारी यूटिलिटी, और आप नीचे देखिए इतने टैब आ रहे हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये हमारा जो होता है, ये होता है हमारा होम पेज। यहाँ पर हमें यहाँ पर जो भी GST का हम फाइल करने जा रहे हैं वो GST नंबर यहाँ पर रहेगा। ठीक है सर। फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है सर। लीगल नेम, ट्रेड नेम अगर आप टाइप करना चाहो तो टाइप करो, वरना ये जब आप GST नंबर डालोगे ना तो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, तो ज्यादा परेशान होने की मतलब यहाँ पर नीड नहीं है। आगे चलते हैं। ये जो टैब नंबर 5 है ना सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है। इसको समझ गए, इसको समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला। जी हाँ सर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या बोला था? आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इनकम टैक्स की होनी चाहिए, GST की नॉलेज होनी चाहिए। वो मैंने इसीलिए आपको बताया था बिकॉज यहां पर अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, इसको जो नहीं समझ पाएगा वो GSTR 9C भी फाइल नहीं कर पाएगा। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है GSTR 9C, तो सब लोग नहीं फाइल कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका फ्रेंड मैं CA शमशेल आप लोगों के लिए इतना इजी वे में मैं इसको बताऊंगा, इतना इजी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा कि आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इसी तरीके की जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको मैं इजी करके आपको बता देता हूं। आपको मिलती है कुछ नई नई नॉलेज, और इसी तरीके की नॉलेज अपना करियर अगर आप बनाना चाहते हैं GST में, इनकम टैक्स में, फाइनेंस में, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं, CA मित्रा 24 पर। ये हम लोग सीखने जा रहे हैं GSTR 9C। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको हम लोग रखते हैं अगले पार्ट के लिए, और वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस GST एनुअल रिटर्न कोर्स का। GST एनुअल रिटर्न जो कोर्स हम कर रहे थे वो अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक लेक्चर और बचा है, उस लेक्चर में हम GSTR 9C का पूरा प्रैक्टिकल सीखेंगे और वो होगा लास्ट लेक्चर। मिलते हैं इस कोर्स के लास्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।